हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़िया जो भी इन्वेस्टर्स है, क्योंकि मार्केट खुलते ही इंडेक्स हम लोग का जो निफ्टी 50 है वो खुद ही 4-5% अप था। तो स्टॉक्स तो कई सारे 20%, 15%, 10%, मतलब आज का दिन बहुत ही अच्छा है। इतने दिनों से जो डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा था उसके अगेंस्ट में एक बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा रिलीफ मिल रहा है। और उसी रिलीफ के बीच में हम लोग का एक जो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है एथर एनर्जी, उसका भी रिजल्ट निकल के आ चुका है और रिजल्ट बहुत ही शानदार पेश किया है। स्टार्टिंग में अगर देखूँ तो 7% अप था, फिर थोड़ा बहुत उसमें बिकवा लिया है, 4% तक गया और अभी मैं चेक कर रहा तो वहाँ पे लगभग आपको 10% तक का अप मूव देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए अल्टीमेटली बात वही है कि जब मार्केट में बूम आता है तो सारी कंपनी भागती है, लेकिन जब थोड़ा बहुत सेटलमेंट आता है तो वही कंपनीज ऊपर रहती हैं जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो ऐसे ही भाग गए थे क्योंकि ट्रेडिंग तो चलते रहता है, वो फिर से नीचे आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने हाई लगाने के बाद आज फिर वो लोअर रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, वो हाइप खत्म होते ही वापस से वो नीचे चले जाते हैं। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज बात करने वाला आपसे मैं एथर एनर्जी के Q3 के रिजल्ट के बारे में। तो अगेन मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जैसा ओला कर रही है उसके अपोजिट है कंपनी। मतलब मान लीजिए जो ओला प्रॉमिस कर रही थी वो डिलीवरी एथर कर रहा है असल में। तो ईवी कंपनी जो ओला बहुत हाइप में आ गया था, एक्चुअल में होना चाहिए एथर एनर्जी का। नंबर्स भी बता रहे हैं। अब देखिए उन्होंने जो इस क्वार्टर में जो टोटल स्कूटीज़ जो बेचा है वो लगभग 68,000 स्कूटीज़ बेचा है। और ये अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो 50% इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। बहुत भयंकर ग्रोथ है। नेक्स्ट रेवेन्यू में अगर देखूं तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का वैल्यू टच कर लिया है, जो कि हाईएस्ट एवर है। 1000 नहीं हुआ है, 995 करोड़ हो चुका है। लेकिन यहाँ भी रेवेन्यू में आपको 53% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है वाई बेसिस पे। ग्रॉस मार्जिन अगर देखूं तो वहाँ भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, अभी 23% हो गया है। मतलब पूरा बेचने के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन जो बचता है इसमें से और भी खर्चे कटेंगे, बट वो 23% है। और यहाँ भी आपको 11% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी एक तो सेल्स बढ़ाते जा रही है, अपना मार्केट शेयर गेन कर रही है, मार्जिन को बढ़ाते जा रही है, और एबिटा जो इनका है मतलब कि टैक्स फैक्स सब कुछ काटने के पहले जो मेन कामकाजी जो मुनाफा होता है वो इनका भी -3% आया है। अब ये आपको नेगेटिव लग रहा होगा, बट पहले इसका और नेगेटिव था, तो अभी ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे भी 16% का ग्रोथ दिखाया है। और ये बोल भी रहे कि FY26 में मतलब Q4 में शायद हम प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। तो बहुत बढ़िया हमको यहाँ पे नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पे बाकी सारे कंपनीज हैं जो बहुत ही बेकार रिजल्ट पेश कर रहे हैं। ना बिजनेस में ग्रोथ है, ना प्रॉफिट में ग्रोथ है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत ही मतलब सड़ा हुआ है, बहुत उदास ऐसा फीलिंग होता है। बट इनका कॉन कॉल सुन के आपको बहुत खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको कुछ मतलब समझ में नहीं भी आता है तो उनका जो बातों में जो कॉन्फिडेंस है वो देख के आपको समझ में आ जाए कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है अपने फ्यूचर को लेके। नेक्स्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है देखिए। इनका जो पहला 1 लाख रिस्टा स्कूटर बेचना था उसमें उन लोगों को लगा 11 मंथ, और जो दूसरा 1 लाख स्कूटर बेचा उसमें सिर्फ 7 मंथ्स लगा। तो आप देख रहे हैं स्केल के साथ वो सेम 1 लाख स्कूटर बेचने के लिए इनको कम टाइम लग रहा है। तो ये फ़ायदा होता है बहुत बड़े स्केल का। अभी साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं, आपका बहुत सारे ब्रांचेस खोल रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे स्कूटर बेचना है या कोई भी सामान बेचना है तो मेरा आउटलेट होना चाहिए। तो वैसा आउटलेट इनका अभी तक लगभग 600 हो चुका है, जो कि आपका 1 साल पहले 350 था। और मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम इस Q4 में जो ये मार्च महीना आने वाला है, मतलब अगले 3 महीने के अंदर ही ये लोग क्या करेंगे, 100 ब्रांचेस और खोल देंगे, मतलब 100 आउटलेट्स और खोल देंगे। तो इनका टोटल आउटलेट हो जाएगा 700। यानी 1 साल के अंदर में इन्होंने 350 से 700 कर लिया। मतलब भयंकर तरीके से ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनका अगर हम मार्केट शेयर देखें तो इन्होंने स्टार्ट किया था साउथ इंडियन मार्केट से, और वहाँ पे अभी भी ये आपका नंबर 1 पोजीशन पे है। मतलब अगर मैं 1-2 साल पहले देखूँ तो धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन कर रहे थे, बट आज इनका मार्केट शेयर 24% हो चुका है और ये नंबर 1 मतलब यहाँ पे प्लेयर है। नेक्स्ट, इनका जो पिछले क्वार्टर में इन्होंने कहा था कि हम लोग अभी मिडिल इंडिया में एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। अभी इनका जो मार्केट शेयर है वो 17% हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1 साल पहले मेरे ख्याल से ओनली 4% था। तो सोचिए 4% से 17%, ऑलमोस्ट 4 गुना का इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखा दिया है। तो जरूर इनके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ दम तो है ही। और इनका जो बेसिक जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, 3 स्कूटर्स इनका मेनली है, उन तीनों का अगर एवरेज निकाले तो 1.2-1.3 लाख के आसपास आता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। नेक्स्ट, मार्जिन में जो हमको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है, जो 23% मार्जिन हो गया है, जो 11% से इंप्रूव है, उसका बात ये है कि इनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब जो इनका खर्चा जो है वो खर्चा कम होते जा रहा है। और वो खर्चा पहले 19% था, अब वो घट के 8% पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लीजिए, मतलब कोई भी एक आप डाटा लेके देखिए, सब हमको ये बता रहा है कि बिजनेस का जो ग्रोथ है बहुत अच्छी तरफ जा रहा है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, एथर का जो स्कूटर बेचती है उसके साथ साथ ये लोग सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं, तो उसको एथर स्टैक बोलते हैं लोग, जो कि 7th वर्जन चल रहा है इनका। तो ये मतलब
उसके साथ फिक्स्ड नहीं है। मतलब जैसे हमारे स्कूटी लेते हैं जाके, तो एथर का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको उसके साथ अटैच मिलता है। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग का जो अटैच रेट है, मतलब उसका एक्स्ट्रा दाम पड़ता है। अगर मान लीजिए आपका 1,20,000 का स्कूटी है, तो उसका 5-6% आपका सॉफ्टवेयर के लिए देना पड़ता है। तो वो आपका 91% लोग वहाँ पे अटैच करवा लेते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मली हमको क्या देते हैं अभी कि पेट्रोल बाइक लेते हैं, बाइक ले लिया और बहुत थोड़ा बहुत एक्सेसरीज है वो लिया। बट अभी क्योंकि ईवी जो आ गया है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग स्कूटी के साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर को बेच दें, ताकि उससे उनको, मतलब जो राइडर है उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो वो इनका 91% है, मतलब 91% लोग खरीद ही लेते हैं। हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर है लोग बाद में आके भी अटैच करवा सकते हैं, बट उस टाइम पे उनको खरीदने में लगभग 30% एक्स्ट्रा दाम पड़ता है। तो ये लोग वही ट्राई करते हैं। और लोग भी, मतलब क्योंकि ये बोल रहे हैं कि देखिए अभी जो राइडर्स है जो फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, अगर उनको इसका एक्सपीरियंस ही ना हो तो उनको पता चलेगा नहीं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि आदमी स्टार्टिंग में ही ले ले। तो ये अटैच रेट काफ़ी अच्छा है। इनका सेल्स बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब जो पहले मान लीजिए एग्जाम्पल के 100 स्कूटी बेच रहे थे, तब इनका 89% था, और आज जब वो लोग 600 स्कूटीज बेच रहे हैं तो भी इनका कितना है, 91% अटैच रेट है। मतलब कि वो परसेंटेज उनका काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट जो कंपनी एक और, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एथर एनर्जी अपना पूरा एक जाल फैला रहा है पूरे इंडिया में, जहाँ पे बाद में इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए इन्होंने चार्जिंग नेटवर्क बना लिया 5000, जहाँ पे बाकी कंपनी से बात कर रहे थे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो सब करेंगे। इन्होंने 5000 नेटवर्क्स बना लिया है, और इनके पीपीटी में लिखा हुआ था कि 1 डे का चार्ज वो लोग सिर्फ 10 मिनट्स में कर सकते हैं। तो बहुत ही मैसिव इंप्रूवमेंट है, जहाँ मुझे खुद लगता था कि कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो लगेगा ही, बट 10 मिनट्स में चार्ज हो जाना बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है। और 5000 चार्जिंग पॉइंट बन गया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए नॉर्मली हम लोग क्यों लेते थे ईवी कि चलो हम लोग को अगर आसपास में घूमना है तो हम वहाँ पे ले सकते हैं, बट अब अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो आपको चार्जिंग पॉइंट देना ही पड़ेगा। क्योंकि पेट्रोल पंप में भी क्या होता है, हमको पता है कि हर 4-5 किलोमीटर के रेंज में या कहीं ना कहीं हमको पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा, अवेलेबल है। तो अगर पेट्रोल खत्म भी हो गया तो हम फिर से उसको फिलअप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चार्जिंग में भी सेम होने वाला है। अगर आपको पता है कि मेरे को आगे 1 किलोमीटर जाके चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी साउथ में काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने चार्जिंग पॉइंट्स निकाल दिया है। आगे जैसे जैसे लोग ग्रोथ करते जाएंगे वैसे वैसे इनका चार्जिंग स्टेशन बढ़ेगा और पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो इन्होंने एक और काम स्टार्ट कर दिया, वो है इंश्योरेंस स्पेस में एंट्री किया है। तो मतलब नॉर्मली कोई भी अगर व्हीकल खरीदता है, ऑटो व्हीकल, तो उनको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो उसमें भी ये लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका बोलने का मतलब ये है कि हम लोग खुद से अगर ये पार्टनरशिप कर लें इंश्योरेंस का, तो हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और आगे जाके कंपनी के लिए इसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा बन सकता है। तो नेट अगर मैं देखूँ तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, और इनका जो फ्यूचर गाइडेंस है वो ये है कि हम लोग एक और स्कूटी लॉन्च करने वाले हैं, जो थोड़ा सा मतलब कम रेंज का होगा, जिसके वजह से उनका और भी सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा एक चीज़ है, इनका जो सॉफ्टवेयर है वो अभी इनका 14% ही है। मतलब मान लीजिए कैसे बताऊँ, रेवेन्यू का ओनली 14% ही है। तो ये आगे जाके इनको और बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दे सकता है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि ईवी में एक बहुत मेजर चंक आपका सॉफ्टवेयर में ही जाता है, सॉफ्टवेयर वाला ही आपको मेन काम करता है। तो यहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। फिर उन्होंने एक ये भी गाइडेंस दिया है, हालांकि उसमें टाइम है अभी, बट ये बोल रहे हैं कि हम अभी इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद अभी तो 1-2 साल तक कुछ नहीं करेंगे, बट उसके बाद हम एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। तो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और एज ए इन्वेस्टर हमको उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें उन बिजनेस में ग्रोथ हो सके। क्योंकि अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो आपका पैसा भी ग्रो नहीं करेगा। ये मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है उसमें आपका पैसा भी ग्रो नहीं करेगा। अगर आपने 100 रुपये डाला और वो बिजनेस कल भी 100 रुपये कमा रहा था, आज भी 100 रुपये कमा रहा है, तो आपको वो डिविडेंड दे सकता है फिक्स अमाउंट, बट आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, आपका कैपिटल ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट को नहीं बढ़ा सकता तो कोई फ़ायदा उसमें लगा के है नहीं, और इन्वेस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए। हाँ, हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि अभी कंपनी फुल्ली प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, बट आपको डायरेक्शन दिखना है कि कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा रही है, और हो सकता है कि Q4 में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा दे। तो नेट यही था। एथर एनर्जी का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है, और आज के दिन हमको स्टॉक प्राइस भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि ये अपने हाई से काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हुआ था। मेरे ख्याल से ये 700-800 पे गया था, और मेरा एंट्री भी 700 के आसपास ही था, बट वहाँ से आज हमको बहुत अच्छा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो एथर एनर्जी अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र डालिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, और जब आपको कन्विक्शन आता है तो ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। अब देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा हूँ एथर एनर्जी में, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। ये मैं अपने ओपिनियंस को शेयर कर रहा हूँ, आपका ओपिनियन कुछ अलग भी हो सकता है। तो अगर आप मेरी बातों को सुन के खरीद लेते हैं
तो इसमें नुकसान आपका है। क्योंकि देखिए मैं तो कॉल पढ़ रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अपना रिसर्च कर रहा हूँ, कल को कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं बेच के निकल जाऊँगा, बट आपको पता नहीं चलेगा। या कंपनी 10% बढ़ भी गया तो आपको समझ में नहीं आया कि मैं इस प्रॉफिट का करूँ क्या, उसको बेच दूँ या होल्ड करूँ। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको खुद से स्टडी करना सीखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अभी तो Q3 का रिजल्ट बहुत सारा आ रहा है, तो बहुत सारा वीडियोज़ आने वाला है, काफ़ी बिजी रहने वाला हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेगा।